गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पर फिजिक्स में तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश का ध्रुवण पढ़ेंगे, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इससे पहले हमने व्यतिकरण और विवर्तन के बारे में पढ़ा था। हम जानते हैं कि व्यतिकरण और विवर्तन ये दो घटनाएं ऐसी थी जिनसे ये सिद्ध हुआ कि प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है, परंतु इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई थी कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है या अनुदैर्घ्य तरंग है। तो ध्रुवण ही ऐसी घटना है जिसके द्वारा यह पता चला कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है ना। तो व्यतिकरण विवर्तन से इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है या अनुदैर्घ्य तरंग है। इस बात की पुष्टि हुई ध्रुवण से। तो ध्रुवण का मतलब पोलराइजेशन। तो ध्रुवण ही वह घटना है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि प्रकाश कैसी घटना है, ये प्रकाश कैसी तरंग है। इसमें तो प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। इस बात की पुष्टि ध्रुवण वाली घटना से होती है। अब इसमें हम जानते हैं कि जो तरंगे हैं वो दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। अब अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है जैसे ध्वनि तरंग। तो अनुदैर्घ्य तरंग की परिभाषा क्या है कि अनुदैर्घ्य तरंग वह तरंग है, ये अनुदैर्घ्य तरंग वह तरंग है जो कि जब माध्यम में चलती है ये तरंग, तो इसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में ही कंपन करते हैं। तो अर्थात अनुदैर्घ्य तरंग ऐसी तरंग है जिसमें तरंग के चलने की दिशा में ही माध्यम के कण कंपन करते हैं। अगर माना तरंग जैसे अगर इधर लंबवत बाहर की ओर आ रही है, तो यहाँ पर माध्यम के जो कण होंगे वो भी तरंग के चलने की दिशा में ही आगे पीछे कंपन करेंगे ऐसे। ठीक है, तरंग भी इस दिशा में आ रही है तो माध्यम के कण भी इसी के चलने की दिशा में कभी आगे कभी पीछे कंपन करेंगे। तो ऐसी तरंग कहलाती है अनुदैर्घ्य तरंग। इसका उदाहरण है ध्वनि तरंग। और दूसरे प्रकार की तरंग वो है कि जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, और वो तरंग है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में ही जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। जैसे कि माना ये अनुप्रस्थ तरंग है, यहाँ पे ये तरंग इस बोर्ड की तल के लंबवत बाहर की ओर आ रही है। अनुदैर्घ्य तरंग कहाँ, ये अनुप्रस्थ तरंग कहाँ आ रही है, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, जैसे इस दिशा में। तो अगर ये अनुप्रस्थ तरंग बाहर की ओर आ रही है, तो यहाँ पर जो भी ये बोर्ड के तल में जो भी कण होंगे, ये कण इस तरंग के चलने की दिशा के लंबवत या तो इधर कंपन करेंगे या तो इधर कंपन करेंगे या इस बोर्ड के तल में कहीं भी कंपन करेंगे। ठीक है, तो यानी यहाँ पर माध्यम के कणों के कंपन कहाँ होंगे, इस बोर्ड में किसी भी दिशा में होंगे। और अनुप्रस्थ तरंग किस दिशा में चलेगी, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर या लंबवत भीतर की ओर। तो अर्थात अनुप्रस्थ तरंग ऐसी तरंग है जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। जैसे कि माना मैंने यहाँ पर लिया, यहाँ पर ये तरंग जो है, ये जो सर्किल दिखाया है, तो इसमें माध्यम के कण, ये जैसे यहाँ पर तरंग जो है इस बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर आ रही है। कौन सी तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। तो अगर बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर आ रही है अनुप्रस्थ तरंग, तो यहाँ पर माध्यम के कण क्या होंगे, ये इस बोर्ड के तल में या तो एक्स अक्ष की दिशा में कंपन कर रहे होंगे या वाई अक्ष की दिशा में कंपन कर रहे होंगे या एक्स और वाई के अलग, इनसे अलग किसी अन्य दिशा में कंपन कर रहे होंगे, पर वो कंपन कहाँ होंगे, इस बोर्ड में ही होंगे। अर्थात अनुप्रस्थ तरंग बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर आ रही है, और यहाँ पर जो भी माध्यम के कण होंगे वो इस बोर्ड में या तो इस दिशा में कंपन कर रहे होंगे या एक्स दिशा में कंपन कर रहे होंगे या वाई दिशा में। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये अनुप्रस्थ तरंग लंबवत बाहर की ओर आ रही है, तो अगर माध्यम के कण वाई दिशा में कंपन कर रहे हैं ये ऐसे, तो ये वाई दिशा क्या है, इस तरंग के चलने की लंबवत है। या तरंग बोर्ड के तल के लंबवत यानी जेड अक्ष दिशा में बाहर आ रही है, तो इस टाइम माध्यम के कण क्या कर रहे हैं, एक्स अक्ष दिशा में कंपन कर रहे हैं। या
एक्स अक्ष वाई अक्ष दिशा में कंपन करके किसी अन्य दिशा में, जैसे ये दिशा भी क्या है, ये दिशा भी बोर्ड के तल के लंबवत है, ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत है। तो यानी अगर तरंग बोर्ड के तल के लंबवत, अनुप्रस्थ तरंग बोर्ड के तल के लंबवत चल रही है, तो वहां पर माध्यम के कण बोर्ड में किसी भी दिशा में कंपन कर रहे होंगे, और ये सभी दिशाएं क्या होंगी, ये सभी दिशाएं ये इस तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होंगी। तो अर्थात अनुप्रस्थ तरंग ऐसी तरंग है जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, या तरंग के चलने के लंबवत तल में गति करते हैं। जैसे यहाँ पर तरंग बोर्ड के तल के लंबवत बाहर आ रही है, तो इसमें जो माध्यम के कण होंगे वो इस बोर्ड के तल में किसी भी दिशा में कंपन कर रहे होंगे। अब जो है तो यानी अगर अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की लंबवत दिशा में कंपन कर रहे हैं, अब वो लंबवत दिशा इस तल में कहीं भी हो सकती है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे एक विशेष प्रकार की तरंग पे, जिसे हम कहते हैं अध्रुवित तरंग। अध्रुवित तरंग, अनपोलराइज्ड वेव, अध्रुवित तरंग। तो अध्रुवित तरंग ऐसी तरंग है जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत तल में सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं। यानी अध्रुवित तरंग कैसी तरंग होगी कि अगर ये तरंग माना सपोज अध्रुवित तरंग बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर आ रही है, तो यहाँ पर जो भी माध्यम के कण होंगे वो इस तरंग के चलने की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाओं में गति कर रहे होंगे। यानी वो तरंग, वो माध्यम के कण क्या होंगे, अगर वो इस दिशा में गति कर सकते हैं, इस दिशा में गति कर सकते हैं, इस दिशा में गति कर सकते हैं, इस दिशा में भी, इस दिशा में भी, किसी भी लंबवत दिशा में गति कर सकते हैं। तो यानी यदि तरंग इस प्रकार की है कि माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत तल में सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं, तो ऐसी तरंग को अध्रुवित तरंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर इस समय माना ये तरंग जेड अक्ष की दिशा में गति कर रही है, जेड अक्ष की दिशा है, तो इसके जेड अक्ष दिशा के लंबवत कौन सा तल होगा, एक्स वाई तल। ये एक्स वाई तल क्या होगा, इस जेड अक्ष दिशा के लंबवत होगा। तो अध्रुवित तरंग अगर जेड अक्ष दिशा में चल रही है, तो यहाँ पर माध्यम के कण एक्स वाई तल में किसी भी दिशा में गति कर रहे होंगे, और एक्स वाई तल की कोई भी दिशा क्या होगी, वो जेड अक्ष के लंबवत होगी। तो अर्थात अध्रुवित तरंग ऐसी तरंग है जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने के लंबवत तल में हर संभव दिशा में गति करते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक्स वाई तल है, ये बोर्ड एक्स वाई तल है, इसमें जेड दिशा में अध्रुवित तरंग चल रही है, तो यहाँ पर माध्यम के कण इस बोर्ड में किसी भी दिशा में गति कर रहे हों, ये दिशा, ये दिशा, ये दिशा, हर दिशा क्या होगी, तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होगी। तो यानी अध्रुवित तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत तल में सभी संभव दिशा में गति करते हैं। और इसमें क्या होता है कि माध्यम के कणों के जो कंपन होते हैं वो अध्रुवित तरंग के चलने की दिशा के परितः सममित होते हैं। यानी हम अध्रुवित तरंग अगर जेड अक्ष दिशा में जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम इस बोर्ड में कोई भी दिशा ले लें, हर दिशा क्या होगी, इस तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होगी। यानी हर दिशा में, इस बोर्ड में हर दिशा में क्या होंगे, माध्यम के कणों के कंपन संभव होंगे। तो अध्रुवित तरंग ऐसी तरंग है जिसमें माध्यम के कणों के कंपन तरंग के चलने की दिशा के परितः सममिति प्रकट करते हैं, सिमेट्री के प्रकट करते हैं, इसमें सिमेट्री। अब जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पर जैसे ये माना प्रकाश स्रोत है कोई, इस प्रकाश स्रोत में तरंग माना जेड अक्ष दिशा में जा रही है, तो जेड अक्ष दिशा का मतलब है ये दिशा, लंबवत बाहर की ओर। तो यहाँ पर क्या होगा, माध्यम के कणों के कंपन इस बोर्ड में इस दिशा में कंपन कर रहे होंगे, इस दिशा में भी कंपन कर रहे होंगे, इस दिशा में कंपन कर रहे होंगे, इस दिशा में भी कंपन कर रहे होंगे। तो ये जो सिंबल है, ये जो प्रतीक है, ये अध्रुवित तरंग का प्रतीक है। किसका प्रतीक है ये, अध्रुवित तरंग का। इसमें तरंग जो है जेड अक्ष दिशा में जा रही है, ये है जेड अक्ष दिशा, तो इस दिशा को हम बोर्ड में दर्शा नहीं सकते हैं, इसलिए ऐसा दिखाया गया है। और ये जो है, ये क्या है, ये एक्स वाई तल में कंपन है, ठीक है, ये एक्स वाई तल में माध्यम के कणों के कंपन है। इसी प्रकार से अध्रुवित तरंग को
दर्शाने का एक तरीका और भी है कि हम ऐसा कर दें, जैसे माना ये कोई प्रकाश स्रोत है, तो यहाँ पर माध्यम के कणों के कंपन, जैसे माना तरंग z एक्सिस में चल रही है, तो माध्यम के कणों के कंपन क्या हो रहे हैं, या तो इस तरंग के चलने की लंबवत इस दिशा में हो रहे हैं, या माना तरंग इस z एक्सिस में चल रही है, तो माध्यम के कणों के कंपन क्या है, या तो इस दिशा में इसके लंबवत दिशा में हो रहे हैं, या ये सर्किल कर रखा मैंने यहाँ पे, ये सर्किल यहाँ पर ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पर तरंग जो माध्यम के कण हैं उनके कंपन क्या होंगे, इस तरंग की दिशा के लंबवत अंदर की ओर होंगे। ठीक है, ऐसे। तो ये दो, ये वाले कंपन और ये लंबवत अंदर वाले कंपन, ये क्या है, ये माध्यम के कणों के कंपन की दिशाएं हैं, जबकि तरंग इस समय इस दिशा में चल रही है। तो ये भी क्या है, ये भी अध्रुवित तरंग का प्रतीक है। ये वाला ये प्रकाश स्रोत हो गया, जिसे माध्यम के कणों के कंपन दिखा रखे हैं, ये तरंग संचरण की दिशा है। इसमें जो है अब एक दूसरे प्रकार की तरंग है ध्रुवित तरंग। पोलराइज्ड लाइट या पोलराइज्ड वेव, पोलराइज्ड वेव। तो हमने देखा अध्रुवित तरंग में तो क्या हो रहा था कि तरंग के चलने की दिशा के लंबवत तल में सभी संभव दिशाओं में माध्यम के कणों के कंपन हो रहे थे, यानी माध्यम के कणों के कंपन अध्रुवित तरंग के संचरण की दिशा के प्रति सममित थे। अब अगर ऐसा हो जाए कि जैसे माना यहाँ पर तरंग जो है z इस दिशा में चल रही है, x दिशा में, माना ये तरंग के चलने की दिशा है, और यहाँ पर जो माध्यम के कणों के कंपन हैं वो सिर्फ ये इस दिशा में, जैसे माने यहाँ पर माध्यम के कण ले लिए, और ये जो है इस तरंग के चलने की किसी एक लंबवत दिशा में है। ठीक है, तो ऐसी तरंग को कहते हैं ध्रुवित तरंग। तो ध्रुवित तरंग ऐसी तरंग है जिसमें माध्यम के कणों के कंपन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत किसी एक ही दिशा में होते हैं, हर संभव दिशा में कंपन नहीं होंगे, यानी किसी एक ही लंबवत दिशा में यहाँ पर माध्यम के कणों के कंपन होंगे। तो अर्थात इसमें क्या कर दिया है, इसमें अध्रुवित तरंग में जो लंबवत दिशा में जो हर दिशा में कंपन हो रहे थे, उनमें अब हर दिशा को हटा दिया गया, केवल एक ही लंबवत दिशा इसमें अगर ली जाए तो वो तब कौन सी तरंग हो जाएगी, ध्रुवित तरंग। तो ध्रुवित तरंग ऐसी तरंग है जिसमें माध्यम के कणों के कंपन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत किसी एक ही दिशा में होते हैं। ऐसी तरंग को हम ध्रुवित तरंग कहते हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें जो माध्यम के कणों के कंपन हैं वो तरंग के चलने की दिशा के परितः असममिति प्रकट करेंगे, यानी सममिति प्रकट नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम किसी भी लंबवत दिशा को ले ले तो यहाँ पर क्या होगा, ध्रुवित तरंग अगर चल रही है तो उसके चलने की दिशा के लंबवत हर दिशा में क्या नहीं होंगे, कंपन मौजूद नहीं होंगे। तो यानी ध्रुवित तरंग में माध्यम के कणों के कंपन क्या होंगे, किसी एक ही लंबवत दिशा में मौजूद होंगे। तो ऐसे इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ध्रुवित तरंग में माध्यम के कणों के कंपन तरंग के चलने की दिशा के परितः असममिति प्रकट करते हैं या सममिति की कमी को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ध्रुवित तरंग द्वारा तरंग के चलने की दिशा में माध्यम के कण जब असममिति प्रकट करते हैं तो ये घटना कहलाती है ध्रुवण। तो ध्रुवण वह घटना है जिसमें माध्यम के कण ध्रुवित तरंग के चलने की दिशा के परितः सममिति की कमी को प्रकट करते हैं। ठीक है, और ये घटना कहलाती है ध्रुवण, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन तो प्रकाश का ध्रुवण या तरंग का ध्रुवण का मतलब है कि ध्रुवण वह घटना है जिसमें माध्यम के कणों के कंपन ध्रुवित तरंग के चलने की दिशा के परितः सममिति की कमी को प्रकट करते हैं या असममिति को प्रकट करते हैं। यह घटना कहलाती है ध्रुवण।
और हाइगेंस ने जब अपना द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया था तो उस समय उन्होंने सूर्य प्रकाश को अनुदैर्घ्य तरंग माना था। उस समय वो सिद्ध नहीं कर पाए थे कि ये अनुप्रस्थ तरंग है। बाद में जब हाइगेंस ने ही सन 1690 में उन्होंने जो है ध्रुवण की खोज की, तो ध्रुवण की खोज किसने की है? हाइगेंस ने ही सन 1690 में ध्रुवण की खोज की। 1678 में तो उन्होंने द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया था, पर 1690 में उन्होंने हाइगेंस का ने क्या किया? ध्रुवण की खोज की। तब हाइगेंस ने अपने पहला वाला मत उसको त्यागा। कौन सा मत? कि प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग की भांति व्यवहार करता है। उस जो उनका मत था उस मत को उन्होंने त्याग दिया और तब वहां से उन्होंने ये माना कि प्रकाश क्या है? सूर्य प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग की भांति व्यवहार करता है। भले उसको प्रैक्टिकली सिद्ध नहीं कर पाए, प्रैक्टिकली सिद्ध जो किया सन 1830 में फ्रेनल ने, सन 1830 में फ्रेनल ने ही सबसे पहले प्रयोग द्वारा इस बात की पुष्टि की कि प्रकाश जो है एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। यानी जो सूर्य प्रकाश है वो तरंग की भांति व्यवहार तो करता है, पर कौन सी तरंग? अनुप्रस्थ तरंग की भांति व्यवहार करता है। क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कणों के कंपन तरंग के चलने की दिशा में के लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है, तो इस बात की पुष्टि किसने की? प्रयोग द्वारा फ्रेनल ने, कि सूर्य प्रकाश में भी जब सूर्य प्रकाश तरंग के रूप में आगे बढ़ता है तो रास्ते में जो भी उसके पथ में जो भी माध्यम के कण आते हैं वो उस प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। और लंबवत वो माध्यम के जो कण होंगे वो तरंग के चलने की लंबवत हर दिशा में कंपन कर हर लंबवत दिशा में कंपन कर रहे होंगे। अब इस बात की कि सूर्य प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, इस बात की पुष्टि हम जो है विभिन्न प्रयोगों से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने एक गत्ता ले लिया माना, तो ये गत्ता है, इस गत्ते में ऊर्ध्वाधर में हमने एक बहुत रेखा चित्र बना दिए, कि बहुत पतला रेखा चित्र बना दिया। अरे इतना ही बड़ा एक दूसरा गत्ता लिया, इसमें भी एक बारीक रेखा चित्र बना दिया। अब ये दोनों गत्ते क्या रखे हमने? एक दूसरे के समांतर रखे। समांतर इस प्रकार से कि रेखा चित्र एक दूसरे के समांतर हो जाए। और इन रेखा छिद्रों से आर पार हमने एक रस्सी ली है। ये क्या है? कि रस्सी। ये रस्सी यहाँ पर किसी खूंटी में बंधी होगी माना। अगर हम यहाँ पर कोई खूंटी ले लें, उसमें रस्सी बंध गई है और यहाँ पर ये रस्सी को बांधा गया इस खूंटी से। और रस्सी जो है इस पहले वाले गत्ते के छिद्र से बाहर निकाली, फिर इस दूसरे वाले गत्ते के छिद्र से बाहर निकाली और यहाँ पर रस्सी को पकड़ लिया। अब हम रस्सी को क्या कर रहे हैं? ऊपर नीचे ऐसे गति करा रहे हैं। रस्सी को ऊपर नीचे गति करा रहे हैं ऐसे। तो रस्सी को जब ऊपर नीचे गति कराएंगे तो रस्सी में इस प्रकार के विक्षोभ उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, ये रस्सी ऐसी थी, अब इसको ऊपर नीचे हिलाया, ऊपर नीचे हिलाने में इसमें ऐसा हो जाएगा ये। तो इस प्रकार की जो तरंग चलेंगी ये रस्सी में उत्पन्न हो जाएंगी। और ये कैसी तरंग है? ये अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग में ही क्या बनते हैं? हमारे श्रृंग और गर्त बनते हैं। तो रस्सी में भी बन जाएगा ऐसा। तो यहाँ पर श्रृंग और गर्त जब हम रस्सी को ऊपर नीचे हिलाते हैं ऐसे, तो इसमें अनुप्रस्थ तरंग पैदा होती है। तो ये अनुप्रस्थ तरंग क्या होगा? ये माध्यम के कणों के कंपन क्या होंगे? यहाँ पे तरंग के चलने की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे कंपन कर रहे होंगे। यानी रस्सी के जो कण होंगे उनके कंपन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे कंपन कर रहे होंगे। तो ये कंपन क्या हो रहा है? ये कंपन इस पहले वाले गत्ते में जो रेखा चित्र बनाए इससे भी पार हो जा रहे हैं, और इस दूसरे, अगर ये दूसरा गत्ता भी इसके समांतर है तो ये इससे भी पार हो जाएंगे। ठीक है ना? तो अब हम क्या करें? इसके बाद अगर हम इसको इस पहले वाले गत्ते को गति कराएं, इस ये माना पहले वाला गत्ता हमने ये रखा है। ठीक है, अब हमने इसको ऐसे धीरे 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 करके हम इसको घुमा रहे हैं। तो इसको घुमाने पे क्या होगा? अगर हम इस पहले हमने ये रखा था, इसको ऐसे घुमा देंगे, तो इसको घुमाने पे इससे आगे क्या नहीं होगा? इससे आगे जो ये कंपन पहले इससे पार पहुंच जा रहे थे, तो अगर हम इसको घुमा दें तो इसको घुमाने पर इससे आगे क्या होगा? ये कंपन नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहां पर जो है, अगर हम इस गत्ते को ऐसा रख दें,
थोड़ी देर के लिए। ऐसा रख दें इस गत्ते को, पहले लंबवत था तो ये लंबवत था, तो उस समय ये जो माध्यम की ये कण थे, कणों के कंपन ऐसे हो रहे थे, ये सभी कंपन पूरे के पूरे इस गत्ते के पार निकल जा रहे थे, और दूसरा गत्ता भी अगर इसके समांतर थे तब भी इसके पार दूसरे गत्ते से पार निकल जा रहे थे। पर अगर हम क्या करें, इस पहले वाले गत्ते को गति कराएं, और गति कराने के दौरान माना गति की कोई स्थिति है, तो किसी अन्य स्थिति में जब गत्ता इन कंपनों के समांतर नहीं रहता है, ठीक है, यानी जब इस गत्ते में बना हुआ ये रेखा छिद्र इन कंपनों के समांतर नहीं है, इन वाले कंपनों के समांतर नहीं है, किसी अन्य स्थिति में आ गया रेखा छिद्र, तो तब इससे पहले जो ये कंपन है ये इस रेखा छिद्र से पार नहीं हो पाएंगे, तब ये नहीं हो पाएंगे पार, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये रेखा छिद्र इस रेखा छिद्र के द्वारा ये कंपन क्या कर दिए गए हैं, ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो यानी इससे सिद्ध होता है कि केवल वही कंपन इस रेखा छिद्र से पार हो पाते हैं जो कंपन इस रेखा छिद्र के समांतर हैं, वो पूरे के पूरे कंपन या पूरे आयाम के कंपन इससे पार हो पाते हैं। और दूसरा गत्ता भी अगर इस पहले वाले गत्ते के समांतर है तो इससे भी वो कंपन पार हो जाएंगे। तो यानी जो पहला गत्ता है ये क्या कर रहा है, केवल उन कंपनों को अपने से पार जाने दे रहा है जो इसके समांतर हैं। अब अगर हम ऐसा कर दें यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, हम यहाँ पर जो रस्सी है इस रस्सी को हम ऐसे ना हिला के ऐसे हिलाएं, ठीक है, ये इस दिशा में ऐसे, और गत्ता जो है अपनी पहले वाली स्थिति में रखें। तो इस समय रेखा छिद्र जो है ऊर्ध्वाधर है, जबकि रस्सी के जो कंपन है वो ऐसे में हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इस स्थिति में जो कंपन होंगे ये कंपन जो है इस रेखा छिद्र से पार नहीं होंगे। तो इससे सिद्ध ये हो रहा है कि केवल वही कंपन इस रेखा छिद्र से पार होंगे जो कंपन इस रेखा छिद्र के समांतर होंगे, वही पूरी के पूरी छिद्र से पार होंगे। और तब अगर दूसरा रेखा छिद्र दूसरे गत्ते में बना रेखा छिद्र इस पहले वाले रेखा छिद्र के समांतर है तो इससे भी पूरी की पूरी तरह पार हो जाएंगे। अब अगर ऐसा हो जाए जैसे कि माना इस गत्ते में रेखा छिद्र बनाए, अब हम दूसरे गत्ते को गति कराएं, तो दूसरे गत्ते को अगर हम गति कराएं तो इसमें क्या होगा, अगर हम दूसरे गत्ते को घुमाएं ऐसा, घुमाते हुए हम इस स्थिति में ला जाए, ध्यान रहे पहला वाला गत्ता अपनी पहली प्रारंभिक स्थिति में, यानी इसमें बना हुआ जो रेखा छिद्र है वो इन कंपनों के समांतर है। तो ये कंपन जो है इस पहले वाले गत्ते में बने हुए रेखा छिद्र से पूरे के पूरे पार आ जाते हैं। पर अब दूसरे वाले गत्ते को घुमा दिया तो दूसरे वाले गत्ते को घुमाने पे क्या होगा, इससे पहले जो ये कंपन आ रहे थे ये इससे पार नहीं हो पाएंगे, ये यहाँ पर कुछ ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे सिद्ध हो रहा है तो दूसरे गत्ते से केवल वही कंपन पार हो पाते हैं, कौन से, जो कंपन इस दूसरे गत्ते में बने रेखा छिद्र के समांतर हैं। अर्थात जब दोनों गत्तों के रेखा छिद्र एक दूसरे के समांतर हैं और ये इन कंपनों के भी समांतर हैं तो केवल तभी इनसे कंपन पार हो पाते हैं। तो यहाँ पर जो पहला गत्ता है ये क्या कर रहा है, अपने से केवल उन कंपनों को पार आने दे रहा है जो कंपन इसके समांतर थे। तो ये पहला गत्ता क्या हो गया, ये अन्य दिशा वाले कंपनों को रोक रहा है, केवल अपने समांतर अपने रेखा छिद्र के समांतर वाले जो कंपन है उनको पार आने दे रहा है। तो ये रेखा छिद्र, ये जो गत्ता है ये कहलाता है ध्रुवक, पोलराइजर। और दूसरा गत्ता इस बात की पुष्टि कर रहा है कि इससे पहले आने वाले जो कंपन कि पहले गत्ते से जो निकले हुए कंपन हैं वो इस दूसरे वाले गत्ते के रेखा छिद्र के समांतर हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये इस बात की पुष्टि कर रहा है कि यहाँ आने वाले कंपन इसके समांतर हैं या नहीं है, वो उन्हीं कंपनों को पार आने दे रहा है। तो ये कहलाता है विश्लेषक। ये क्या कहलाता है यहाँ पे, विश्लेषक। तो ये गत्ते के प्रयोग द्वारा इस बात की पुष्टि होती है कि गत्ते में बने रेखा छिद्र से केवल वही कंपन पार आ पाते हैं जो कंपन इस रेखा छिद्र के समांतर होते हैं, अन्य दिशाओं वाले कंपन क्या होते हैं, रुक जाते हैं। अब अगर हम इसमें ऐसी कल्पना करें कि यहाँ पर रस्सी बंदी है, हम रस्सी को आगे पीछे खींचे ऐसे, तो तब क्या होगा, तब
हर दिशा वाले कंपन इस छिद्र से पार हो जाएंगे। तो आगे पीछे रस्सी को करने में कौन सी तरंग उत्पन्न होगी? अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, तो यानी अनुदैर्घ्य तरंग में माध्यम के कण क्या करते हैं? तरंग के चलने की दिशा में कंपन करते हैं। तब उस समय इस रेखा चित्र से हर दिशा वाले कंपन पार हो जाएंगे। पर जब हम रस्सी को ऊपर नीचे कर रहे थे तो उस समय कौन सी तरंग रस्सी में उत्पन्न हो रही थी? इस प्रकार की तरंग, यानी अनुप्रस्थ तरंग। और उस समय केवल वही कंपन इस छिद्र से पार हो रहे थे जो कंपन क्या थे? इस छिद्र के समांतर थे। तो यानी गत्ते वाला प्रयोग ये सिद्ध करता है कि कि रस्सी में उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। इसी प्रकार यहाँ पर एक प्रयोग और है, टूरमैलिन का प्रयोग। तो टूरमैलिन एक क्रिस्टल है, कुछ क्रिस्टल हैं जिनके द्वारा हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि सूर्य प्रकाश अध्रुवित तरंग है और तब इस अध्रुवित तरंग से हम ध्रुवित तरंग उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ क्रिस्टल हैं जिनके द्वारा हम अध्रुवित तरंग को ध्रुवित तरंग में बदल सकते हैं। सूर्य प्रकाश अध्रुवित तरंग है क्योंकि इस प्रकाश के जब ये प्रकाश माध्यम में चलता है तो माध्यम के कण तरंग प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत तल में हर संभव दिशा में गति करते हैं। तो इसलिए सूर्य प्रकाश क्या है? अध्रुवित तरंग है। तो उस अध्रुवित तरंग को ध्रुवित तरंग में बदलने के लिए जैसे क्रिस्टल है टूरमैलिन क्रिस्टल। तो टूरमैलिन क्रिस्टल जो है ये इसका रासायनिक नाम है एल्यूमिनियम बोरोन सिलिकेट। एल्यूमिनियम बोरोन सिलिकेट, ये जो है इसका नाम है टूरमैलिन क्रिस्टल का। ऐसे ही क्रिस्टल और है पोलेराइट। ठीक है, और भी विधियां हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं? अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं टूरमैलिन क्रिस्टल। तो ये टूरमैलिन क्रिस्टल एक है, ये वाला, और ये दूसरा वाला है। तो इसमें क्या है? एक टूरमैलिन क्रिस्टल ले रखा हमने यहाँ पे। इसमें होता क्या है? टूरमैलिन क्रिस्टल में इसको जब हम एल्युमिनियम बोरोन सिलिकेट से बनाते हैं तो ये क्रिस्टल जो है प्रकाश के लिए पारदर्शी की भांति व्यवहार करता है। तो हम क्या करते हैं इसमें, इस एल्युमिनियम बोरोन सिलिकेट के जो बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, इस क्रिस्टल को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं यहाँ पे टूरमैलिन क्रिस्टल में कि ये अक्षय बन जाए इसमें। ठीक है, तो ये एक अक्षय दिखा रखी है। ये अक्षय क्या होती है? ये प्रकाश के लिए, सूर्य प्रकाश के लिए पारदर्शी माध्यम की भांति व्यवहार करती हैं। तो टूरमैलिन क्रिस्टल प्रकाश के लिए क्या है? पारदर्शी है। इसमें अक्षय बनी होती हैं और ये अक्षय, उन्हीं अक्षों में ये क्रिस्टल, ये एल्युमिनियम बोरोन सिलिकेट लगा होगा। तो ये जो है प्रकाश के लिए पारदर्शी है। तो ये इसकी एक अक्षय है टूरमैलिन क्रिस्टल की। और इस टूरमैलिन क्रिस्टल पे ये कौन सा प्रकाश पड़ रहा है? ये पड़ रहा है इस पे अध्रुवित प्रकाश। ये प्रकाश स्रोत होगा यहाँ पे। तो अध्रुवित प्रकाश माने सूर्य प्रकाश पड़ रहा है। तो सूर्य प्रकाश में क्या है? सूर्य प्रकाश में यहाँ पर जो है ये, तो सूर्य प्रकाश में जब ये सूर्य प्रकाश माना इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, यानी तरंग आगे बढ़ रही है अध्रुवित तरंग, तो यहाँ पर माध्यम के कणों के कंपन क्या होंगे? ये इस लंबवत दिशा में भी होंगे और इस वाली लंबवत दिशा में भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने केवल दो दिशाएं ले रखी हैं, और भी दिशाएं पॉसिबल हैं इसमें। जैसे ये तरंग इस दिशा में चल रही है, तो ये तरंग इस समय अगर हमारे बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर है, तो यहाँ पर इस बोर्ड के तल में हर संभव दिशा में क्या होंगे? माध्यम के कणों के कंपन हो रहे होंगे इस अध्रुवित प्रकाश में। तो हमने सुविधा के लिए यहाँ पर एक अध्रुवित प्रकाश ले रखा है। इसमें ये तरंग इस दिशा में चल रही है, ये तरंग संचरण की दिशा है ये वाली, और इसमें दो लंबवत दिशाएं ले रखी हैं, एक तो ये लंबवत दिशा ये और एक लंबवत दिशा ये वाली। ठीक है, ये इसको हमने काले सर्किल से शो किया हुआ है। ये काला सर्किल इस बात को बता रहा है कि यहाँ पर माध्यम के कणों के कंपन बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है, और ये इस बात को बता रहा है कि यहाँ पर माध्यम के कणों के कंपन बोर्ड यहाँ पे इस दिशा में है और तरंग इस दिशा में चल रही है। तो जब ये अध्रुवित तरंग यहाँ पर इस पहले वाले टूरमैलिन क्रिस्टल में पड़ती है, तो इस टूरमैलिन क्रिस्टल से पार
केवल वही कंपन हो पाते हैं जो कंपन क्या होते हैं, जो कंपन इस अक्ष के समांतर होते हैं, यानी ये वाले कंपन। क्योंकि ये कंपन इस समय इस प्रकाशिक अक्ष के समांतर हैं। ये जो अक्ष है, टूरबर्निंग क्रिस्टल पे अक्ष बनी है, ये अक्ष क्या है, ये अक्ष कहलाती है प्रकाशिक अक्ष, क्योंकि इससे प्रकाश पार हो जाता है। तो जो भी यहाँ पर माध्यम के जो कणों के कंपन है, एक तो ये वाले हैं और एक ये वाले हैं, तो माध्यम के कणों के ऐसे कंपन जो इस अक्ष के समांतर होंगे वही इससे पार हो रहे होंगे। तो जैसे ये वाले कंपन इससे पार हो गए, ठीक है, और तब यहाँ पर प्रकाश जो है इससे पार पहुंचा। तो पहले वाला जो क्रिस्टल, अगर हम इसको घुमाएं, इसको घुमा दें अगर हम किसी अन्य दिशा में, जैसे ये पहले ऐसे था, अब हमने ऐसे कर दिया, तो इसको घुमाने पर हर बार क्या होगा, कोई ना कोई कंपन इधर पहुंच रहे होंगे। क्यों? क्योंकि पहले क्रिस्टल को घुमाने पर इसकी जो प्रकाशिक अक्ष है ये पहले ऐसी है, थोड़ी देर में ऐसी हो जाएगी, फिर ऐसी हो जाएगी, फिर ऐसी हो जाएगी। तो पहले वाले क्रिस्टल को घुमाने पर इससे पार आने वाले प्रकाश की तीव्रता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इसको जब हम घुमा रहे होंगे तो इसकी प्रकाशिक अक्ष की हर दिशा में, इसकी प्रकाशिक अक्ष की हर स्थिति में यहाँ माध्यम के कणों के कंपन ऐसे जरूर होंगे जो इस अक्ष से पार हो जाते हैं और वो इसके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। तो ऐसा होने पर इस बात की पुष्टि होती है कि पहले टूरमैलिन क्रिस्टल को यदि हम घुमाएं तो इसको घुमाने पर भी इससे पार निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता पे कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि इसको घुमाने के दौरान इसकी प्रकाशिक अक्ष जिस भी स्थिति में होगी उस स्थिति में यहाँ पर माध्यम के कणों के कोई ना कोई ऐसे कंपन होंगे जो उस प्रकाशिक अक्ष से पार पहुंच रहे होंगे, और तब यहाँ प्रकाश की तीव्रता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा। वो कम ज़्यादा नहीं होती है, एक समान तीव्रता जब तीव्रता रहती है। जब टूरबर्निंग क्रिस्टल ऐसा है तब माना ये 3 कंपन पहुंचे, जब ऐसा होगा, ठीक है, अक्ष की, तब भी 3 ही कंपन पहुंचेंगे। जब किसी अन्य स्थिति में होगा टूरबर्निंग क्रिस्टल तो उस समय भी यहाँ के कोई ना कोई कंपन इस प्रकाशिक अक्ष से पार निकल के यहाँ पहुँच जाएंगे। यानी पहले क्रिस्टल को घुमाने पर इससे निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता पे कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी कोई ना कोई कंपन इससे पार पहुंचते हैं, पर केवल एक ही दिशा वाले कंपन इससे पार पहुंचते हैं। अब जैसे ये वाले कंपन थे, माना टूरबर्निंग क्रिस्टल इस स्थिति में है, तो इस स्थिति में क्या हो रहा है, केवल ये वाले कंपन इससे पार आ रहे हैं, इससे पार पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये इस प्रकाशिक अक्ष के समांतर हैं। परंतु ये वाले कंपन जो इसके ये इस बोर्ड के तल के लंबवत हैं ऐसे, तो ये कंपन इस समय क्या नहीं होंगे, इस अक्ष से पार नहीं जा पाएंगे। तो यानी इस अक्ष ने उन अन्य कंपनों को ब्लॉक कर दिया जो कंपन इस अक्ष के समांतर नहीं थे, केवल वही कंपन इससे पार आए जो इसके समांतर थे। तो यानी अब इस पहले टूरबर्निंग क्रिस्टल से पार जो प्रकाश आ रहा है, इस प्रकाश में माध्यम के कण के कंपन केवल एक ही लंबवत दिशा में है। तो यानी इस पहले वाले क्रिस्टल से पार जो प्रकाश आया, ये प्रकाश कैसा प्रकाश होगा, ध्रुवित प्रकाश होगा, क्योंकि इसमें माध्यम के कणों के कंपन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत किसी एक ही दिशा में है। हर संभव लंबवत दिशा में कंपन मौजूद नहीं है, किसी एक ही लंबवत दिशा में मौजूद है। इसके बाद अगर हम इस दूसरे वाले क्रिस्टल को भी घुमाएं तो दूसरे वाले क्रिस्टल को माना पहले हमने ऐसे रखा है इस स्थिति में कि इसकी अक्ष इस पहले वाले क्रिस्टल की अक्ष के समांतर है। यानी जब दूसरे क्रिस्टल की अक्ष पहले वाले क्रिस्टल की अक्ष के समांतर रहती है तो उस समय पहले वाले क्रिस्टल से निकले हुए कंपन दूसरे वाले क्रिस्टल से भी पूरे के पूरे पार निकल जाते हैं। यानी जितनी तीव्रता पहले वाले क्रिस्टल से बाहर निकले प्रकाश की होती है, वही तीव्रता दूसरे वाले क्रिस्टल से बाहर निकले प्रकाश की होती है। ऐसी स्थिति में जब दोनों की प्रकाशिक कक्षाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उस समय दूसरे क्रिस्टल से निकले हुए प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। यहाँ पर प्रेक्षक देख रहा होगा, यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं कि अधिकतम तीव्रता का प्रकाश यहाँ से क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। अब जो है यदि हम यहाँ पर ही देख रहे हैं कि जो पहला क्रिस्टल है ये क्या कर रहा है, ये जो है अपने में से केवल उन्हीं कंपनों को बाहर आने दे रहा है जो कि इसकी अक्ष के समांतर है। यानी केवल एक ही लंबवत दिशा वाले कंपनों को बाहर आने दे रहा है और इससे निकला हुआ जो प्रकाश है ध्रुवित प्रकाश है, जबकि इस पे पड़ने वाला प्रकाश क्या है, अध्रुवित प्रकाश है। इसने जो है अन्य लंबवत दिशा वाले कंपनों को इस अक्ष ने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो यानी जो पहला वाला टूरबर्निंग क्रिस्टल है ये किसकी भांति, ये कहलाएगा ध्रुवक। ये क्या कहलाएगा, ध्रुवक। ये पहला वाला क्रिस्टल कहलाता ध्रुवक क्योंकि ये अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करता है। जबकि दूसरा वाला जो क्रिस्टल है ये क्या है, ये इस बात
का पता करता है, ये इस बात की विवेचना करता है कि इससे निकलने वाला प्रकाश, इससे निकलने वाले कंपन या इससे निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है या न्यूनतम है या जीरो है, क्या है। तो उसका पता कैसे चलेगा? यदि हम इस दूसरे वाले क्रिस्टल को घुमा रहे हैं, इसको हमने स्थिर कर दिया, अब हमने इसको घुमाया, तो इसको घुमाने में क्या होगा, जब इसकी अक्ष इस वाले क्रिस्टल की अक्ष के है समांतर है, तो इससे इस पहले वाले से जो कंपन पार आए वही कंपन इससे पार आ गया, ठीक है, अधिकतम तीव्रता का प्रकाश प्राप्त हुआ। अब यदि हमने दूसरे क्रिस्टल को घुमाया, पहले वाले को स्थिर रखा, इसको घुमाया, इसकी अक्ष हो गई ऐसे, तो जब इसकी अक्ष ये वाली अक्ष ऐसी हो जाएगी तो उस समय क्या होगा, उस समय ये वाले जो कंपन है ये इससे पार नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये तभी पार जा पाएंगे जब ये कंपन इस अक्ष के समांतर होंगे। तो यदि हम दूसरे क्रिस्टल को घुमाएं तो इसको घुमाने पर इसकी जो अक्ष है वो पहले वाले क्रिस्टल के अक्ष के समांतर यदि नहीं है तो उस समय पहले वाले क्रिस्टल से पार निकले हुए कंपन दूसरे वाले क्रिस्टल से पार नहीं हो पाते हैं, ठीक है। और उस समय दूसरे वाले क्रिस्टल से पार आने वाले प्रकाश की तीव्रता कम होने लगती है, और जब इस दूसरे वाले क्रिस्टल को घुमाते घुमाते इसकी अक्ष ऐसी हो जाए, तो यानी जब दूसरे वाले क्रिस्टल को हम घुमाते घुमाते ऐसी स्थिति में ला जाएं कि इसकी प्रकाशिक अक्ष पहले वाले की प्रकाशिक अक्ष के लंबवत हो जाए, पहले वाले की प्रकाशिक अक्ष ऐसी है, दूसरे वाले की प्रकाशिक अक्ष ऐसी है, ठीक है। हमने ऐसा रख दिया, ये क्रिस्टल पहले ऐसा रख दिया इसको, तो ऐसा रखने में इसकी अक्ष क्या हो जाएगी, ये पहले वाले के अक्ष के लंबवत हो जाएगी। उस समय पहले वाले क्रिस्टल से पार आए हुए जो कंपन है वो दूसरे वाले क्रिस्टल से बिल्कुल भी पार नहीं हो पाएंगे। जब ये क्रिस्टल ऐसा होगा तब यहाँ पर न्यूनतम तीव्रता का प्रकाश होगा, यानी लगभग अंधेरा होगा। तो यानी जो दूसरा टूरमैलिन क्रिस्टल है, ये दूसरा टूरमैलिन क्रिस्टल, इसको N2 कह रखा हमने, ये N2 जो टूरमैलिन क्रिस्टल है ये इस बात का पता करता है कि इस पर पड़ने वाला प्रकाश ध्रुवित प्रकाश है, ठीक है। और ये तब इसको घुमाने पे इससे पार आने वाले प्रकाश की तीव्रता क्या हो रही है, कभी कम कभी ज़्यादा। इसको एक पूरा चक्कर घुमाने पे, जैसे ये है, इसको हमने ये ऐसा घुमाया, तो एक पूरा चक्कर घुमाने पे क्या होगा, एक पूरा चक्कर घुमाने के दौरान 2 बार ये अक्ष जो है इसके समांतर होगी, तो यानी 2 बार यहाँ से अधिकतम तीव्रता का प्रकाश बाहर आएगा, क्योंकि पूरी की पूरी कंपन उसमें यहाँ से पूरे इससे भी बाहर आ जाएंगे। तो उस समय एक चक्कर घुमाने के दौरान इसकी अक्ष इस पहले वाले की अक्ष के समांतर रहती है, और उस समय इससे 2 बार अधिकतम तीव्रता का प्रकाश बाहर आता है। अब 2 बार क्या होगा, इस एक चक्कर जब हम पूरा घुमाएंगे तो 2 बार इसकी अक्ष इस पहले वाले के अक्ष के लंबवत भी होगी, उस समय इससे न्यूनतम तीव्रता का प्रकाश बाहर आएगा। तो यानी इस दूसरे टूरमैलिन क्रिस्टल को एक चक्कर घुमाने के दौरान ये पता चलता है कि 2 बार इससे अधिकतम तीव्रता और 2 बार इससे न्यूनतम तीव्रता का प्रकाश बाहर आता है। तो ये जो है विश्लेषण कर रहा है कि ये दूसरा टूरमैलिन क्रिस्टल इस बात का विश्लेषण कर रहा है कि इस पर पड़ने वाला प्रकाश ध्रुवित प्रकाश है, ठीक है, या नहीं है। तो इस दूसरे टूरमैलिन क्रिस्टल को हम कहते हैं विश्लेषक, एनालाइजर, इसे हम कहते हैं विश्लेषक, एनालाइजर। तो आज हमने यहाँ पर ये देखा कि जो सूर्य प्रकाश है वो ध्रुवित तरंग है या अध्रुवित तरंग है। तो सूर्य प्रकाश कैसी तरंग है, अध्रुवित तरंग। और सबसे पहले फ्रेनेल ने इस बात की पुष्टि की थी कि सूर्य प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। तो सूर्य प्रकाश अध्रुवित तरंग है, और अध्रुवित तरंग का मतलब होता है कि ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कणों के कंपन तरंग के चलने की लंबवत तल में हर संभव दिशा में कंपन करते हैं। अध्रुवित तरंग का मतलब है कि ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कणों के कंपन तरंग के चलने के लंबवत किसी एक ही दिशा में गति करते हैं। और सूर्य प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, ये अंतर्गत तरंग नहीं है। और टूरमैलिन क्रिस्टल, जिसको हम एल्युमिनियम बोरोन सिलिकेट भी कहते हैं, इसके द्वारा ये पता चलता है कि ध्रुवित प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में कैसे बदलते हैं। ऐसे ही पोलराइड भी क्रिस्टल है जिससे हम अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलते हैं। उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।